तो पीएसएम या कम्युनिटी मेडिसिन का अगला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है हाइपरटेंशन। तो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन इज़ अ क्रोनिक कंडीशन ऑफ कंसर्न ड्यू टू इट्स रोल इन कॉजेशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज, स्ट्रोक एंड अदर वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन जो है वो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको डेफिनेशन है, उसके क्लासिफिकेशन है, रूल्स ऑफ हाफ्स, ये भी एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए अलग से। ट्रैकिंग ऑफ बीपी भी 5 मार्क्स क्वेश्चन अलग से पूछते हैं। तो ये सब हमें पढ़ना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे रिस्क फैक्टर क्या है, उसके बाद उसके जो हम क्या सोशल मेजर्स लेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी डेफिनेशन में हमने देखा कि ये क्या है। हाइपरटेंशन जो होता है वो जो नॉर्मल बीपी होता है वो उस आदमी के अंदर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, मतलब उसका जो बीपी होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा ही होता है और उसकी वजह से आगे चल के उसको वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और हार्ट डिसीज होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टेलिटी, तो उसकी वजह से उसको कोई कार्डियक बीमारी हो जाएगी आगे चल के, उससे उसकी जो हाइपरटेंशन की वजह से उसकी आगे चल के डेथ हो सकती है। नेक्स्ट अभी इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में 2 आते हैं, प्राइमरी, उसको दूसरा नाम है इसेंशियल जिसका कॉज अननोन है, और दूसरा है सेकेंडरी ड्यू टू अदर डिसीजेस। अब जैसे सेकेंडरी की बात करें तो कोई लंग डिसीज़ है या कोई किडनी डिसीज़ है, उनकी वजह से अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो उसे हाइपरटेंशन बोलेंगे सेकेंडरी वाला, जबकि प्राइमरी को इसेंशियल बोलेंगे और उसका कॉज अननोन है। अभी रूल्स ऑफ हाफ क्या है वो देखेंगे। इट इज़ अ आइसबर्ग डिसीज़। अब आइसबर्ग का मीनिंग क्या है कि जैसे हम एक आधे जगह पे जहाँ पे बर्फ़ होता है, पानी के अंदर बर्फ़, तो आप सिर्फ ऊपर का ही एरिया देख पाते हो, तो वो उतना ही एक फिजिशियन उस डिसीज़ को देख पाता है उतना ही, लेकिन जब आप उसके नीचे से उसको देखेंगे तो वो नीचे से कहीं ज़्यादा गहरा होता है या डीप होता है। तो आइसबर्ग डिसीज़ का मतलब वही है कि ये ज़्यादातर लोगों के अंदर आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो स्टार्टिंग में, तो इसीलिए पेशेंट्स आर अवेयर ऑफ द कंडीशन, ओनली हाफ ऑफ द पेशेंट, तो सिर्फ बहुत ही कम लोगों को खुद उनके डिसीज़ के बारे में पता चल पाता है। तो इसमें 9 अलग अलग टाइप्स के कम्युनिटी आते हैं। जैसे सबसे पहला है कम्युनिटी, फर्स्ट इज़ होल कम्युनिटी, सेकेंड नॉर्मोटेंसिव सब्जेक्ट्स जो नॉर्मली जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, थर्ड हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट्स, फोर्थ अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंसिव जिन लोगों में अभी डायग्नोस नहीं हुआ है, फिफ्थ डायग्नोस्ड हाइपरटेंसिव, सिक्स डायग्नोस बट अनट्रीटेड, सेवन डायग्नोस एंड ट्रीटेड, 9 8 इन एक्वेडेंटली ट्रीटेड और 9th है एक्वेडेंटली ट्रीटेड। तो ये 9 अलग अलग टाइप्स के कम्युनिटी में देखे जाते हैं लोग, तो इसको बोलेंगे रूल्स ऑफ हाफ। नेक्स्ट ट्रैकिंग ऑफ बीपी। लो बीपी टेंड्स टू रिमेन लो एंड हाई लेवल टेंड्स टू बिकम हायर इन इंडिविजुअल एज द इंडिविजुअल ग्रोस। तो देखा गया है कि जिन लोगों में पहले से लो बीपी ही चल रहा था आगे चल के भी उनमें लो ही रहेगा, और जिन लोगों में जब वो बच्चे थे या छोटे थे तब उनमें थोड़ा ज़्यादा लोगों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा था, आगे चल के वो उस इंडिविजुअल में हायर बढ़ता ही जाएगा। हेल्प्स टू फाइंड आउट चिल्ड्रंस एंड अडोलेटेंट्स एट रिस्क। तो हमें देखने को मिलेगा कि इन लोगों में आगे चल के रिस्क बढ़ सकता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट अब देखेंगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर में पहला है नॉन मॉडिफाइबल एंड सेकेंड वन इज मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल का मतलब समझा देती हूँ। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे आप खुद की एज नहीं चेंज कर सकते, सेक्स, जेनेटिक और इथेनिसिटी है तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहला है एज। हमें पता है कि एज जैसे ही बढ़ती जाएगी वैसे ही आपको ये सारी दूसरी बीमारियाँ होने लग जाती है, तो यहाँ पे भी वही है कि रिस्क फैक्टर जैसे ही एज बढ़ती जाएगी हाइपरटेंशन का रिस्क वैसे ही बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्स, उसमें मेल, तो जेंडर जो है वो मेल के अंदर ये ज़्यादा हाइपरटेंशन की बीमारियां देखने को मिलेंगी, एंड फीमेल में ये मेनोपॉज के बाद पोस्ट मेनोपॉज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इस्ट्रोजन होता है वो क्लॉट भी नहीं होने देता है और बहुत सारी हार्ट की बीमारियों से फीमेल को बचाता है जब तक उसका मेनोपॉज नहीं हो जाता है। तो फिर 50 के एज के बाद मतलब लगभग फिर ये सेम हो जाएगा, दोनों में मेल फीमेल में सेम हो जाएगा। नेक्स्ट जेनेटिक, अगर जेनेटिक हिस्ट्री में है तो, और फोर्थ इथेनिसिटी। इथेनिसिटी मतलब क्या, रेस। तो ब्लैक कम्युनिटी में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी इसके बाद है सेकंड मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल में सबसे पहला है ओबेसिटी। जिन लोगों में ओबेसिटी ज़्यादा होती है उन लोगों के बॉडी में हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्ट इंटेक, तो जो लोग सॉल्ट ज़्यादा इंटेक करते हैं उन लोगों में। थर्ड फैट सेचुरेशन, तो फैट की वजह से भी
अल्टीमेटली ओबेसिटी हो सकती है तो उन लोग में। फोर्थ, जो डाइटरी फाइबर्स खाते हैं उससे रिस्क कम होगा, ये अच्छी बात है। अगर आप नॉर्मली जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो नॉर्मली नेचर से मिलते हैं, ये चीज़ें खाएंगे तो उससे कम हो जाएगा रिस्क। नेक्स्ट, अल्कोहल से भी बढ़ता है, उससे लीवर की बीमारियां बढ़ेगी, लीवर से आपको अल्टीमेटली हाइपरटेंशन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो जाएगा, लीवर फाइब्रोसिस, और उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हार्ट रेट कंटिन्यूसली आपकी हाई रह रही है तो उससे हाइपरटेंशन हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, तो जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एथलेटिक्स हो गए या वो माउंटेन पे जाने वाले ट्रेकर्स हो गए, तो उन लोगों में भी हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, तो कोई कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से भी, जैसे पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, उसकी वजह से वहाँ पे स्मोकिंग वोकिंग की वजह से भी ब्लॉकेज हो जाएगा और आगे चल के फिर हाइपरटेंशन भी हो सकता है। अदर फैक्टर्स में क्या क्या है, ओसी पिल्स, नेक्स्ट स्टेरॉइड्स, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो ये अदर फैक्टर्स में। अब देख लेते हैं प्रिवेंशन कैसे करेंगे। सबसे पहला है प्राइमरी के अंदर दो आते हैं, पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी और हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। तो पॉपुलेशन में हम सबको जो बोलेंगे वो, और जबकि जो हाई रिस्क है उसमें जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री में है, या फिर हमने अभी जो मॉडिफाइबल फैक्टर देखे उनमें से कोई है, या तो वो ओबेज है, सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है, अल्कोहल ले रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी तो वो हाई रिस्क पे आ जाएंगे। पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी, अब इसमें है सबसे पहला न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन उनका ठीक किया जाना चाहिए, उसके बाद में वेट रिडक्शन करवाना चाहिए उन्होंने, फिर एक्सरसाइज प्रमोशन करना चाहिए, बिहेवियर चेंजेस करवाना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन उन्हें देना चाहिए, और सेल्फ केयर लेने के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है हाई रिस्क, जो लोग हाई रिस्क पे है उन लोगों में हमें ट्रैकिंग ऑफ बीपी करना चाहिए और वो डिटेक्ट करके उनको पहले से ही हाई रिस्क पे के हिसाब से उन्हें ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अब आपको अर्ली केस डिटेक्शन करना है, अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है और पेशेंट कॉम्प्लायंस करना है। थैंक यू।